एवरीवन, जहां हम लास्ट लेक्चर में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और रेट ऑफ रिएक्शन में हम बात कर रहे थे रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, उन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, आज हम उनके ही कुछ न्यूमेरिकल्स को या किस तरीके से जो टर्मिनोलॉजीज है जहां पे वो कंफ्यूजन कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक सबसे पहले एक रिएक्शन मेंशन करते हैं। जैसे मान लो सपोज करो हम एक कॉमन सी एक एग्जांपल लेते हैं, एक रिएक्शन लिखते हैं। जैसे हमारे पास में एक रिएक्शन है ए, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसको हम मेंशन कर रहे हैं बी, और वो रिएक्ट कर रहे हैं और वो दे रहे हैं प्रोडक्ट हमें मिल रहा है सी प्लस डी। हमारे पास में ये कोई भी एक रिएक्शन हो रही है और इस रिएक्शन को होने के लिए हम किस तरीके से रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करें। ठीक है, अगर हमें सबसे पहली चीज़ ये बोली जाएगी कि इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोई भी रिएक्शन होगी उसको बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग करेंगे तो हमारे पास ये बन के आएगा ए, ये बना बी, ये बना सी और ये बना डी। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो इसको सी भी रहने दो, अभी इसको ये भी रहने दो, इसको 1/c करो कुछ, क्योंकि इस टाइप के भी आपको डाउट देखने को मिलेंगे जहां पे आपको बोला जाएगा डिवाइड करो और आप क्या करोगे, सीधा 1/c की जगह बजाय आप सीधा c लिखोगे। ठीक है, कैसे कर रहे हैं वो देखने, देखो हमारे पास में यहां पे इस तरीके से हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, मेरी रिएक्शन है वो बैलेंस हो गई, इसको हमने लिख दिया है। अब अगर यदि मेरे को किसी ने भी ये पूछ लिया कि इसमें जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट में चाहे एक कंपोनेंट हो, चाहे दो कंपोनेंट हो, चाहे 10 कंपोनेंट हो, उनके लिए हम डिसअपीयरेंस वर्ड यूज करते हैं। डिसअपीयरेंस, या तो डिसअपीयरेंस बोल दो या फिर डिसोसिएशन बोल दो, कोई भी एक चीज इसमें से मेंशन हो सकती है, तो हम डिसअपीयरेंस को मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट में टर्म्स होती हैं उनके लिए हम अपीयरेंस वर्ड मेंशन करते हैं, अपीयरेंस। अब क्योंकि हम इसको टाइम की रेस्पेक्ट में देखेंगे तो यही हमारे पास में वर्ड बन जाते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और ये बन जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, अगर हमें कोई भी नॉर्मल पूछेगा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का डिसअपीयरेंस रेट क्या है, तो हम क्या बोलेंगे इसको माइनस, क्योंकि डिसअपीयरेंस हो रहा है मतलब उसमें कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो हम क्या लिखेंगे इसको माइनस ऑफ, क्योंकि मेरे पास ए के लिए पूछा है तो ए के लिए क्या हो जाएगा डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी। अगर मेरे को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी पूछ दिया तो वो क्या होगा, क्योंकि हम तो बी है वो रिएक्टेंट में तो डिसअपीयरेंस ही हो सकता है, तो ये हो जाएगा माइनस डी बी ओवर डी टी, ये बन गया। अगर हमें ये पूछ लिया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए ऑफ सी, तो वो क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी दैट इज इक्वल्स टू प्लस सी डी सी बाई डी टी। और अगर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी बोल दिया तो इसका मतलब है पॉजिटिव डी डी ओवर डी टी, ये लिख दिया। अब ध्यान देना है, जब तक हम रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख रहे हैं तब तक हमें स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट्स का कोई यूज करने को नहीं मिला। यहां पे कहीं पे भी स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट मेंशन नहीं है, ना तो इसमें डिवाइड किया है ना इसमें मल्टीप्लाई किया है। मतलब यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख रहे हैं, यहां तक हमें स्टोशियोमेट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम इसको नॉर्मली सिंपल तरीके से मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर यदि हमसे इसी से अपोजिट जस्ट देखो, अब रेट ऑफ डिसअपीयर ये हो रहा है, ए हो रहा है, ये लिख दिया। अगर मेरे को, क्योंकि जब मैं ए की रेस्पेक्ट में, अब डिसअपीयरेंस ए की
बी की रेस्पेक्ट में ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकता है। ए ज्यादा भी डिसोसिएट हो सकता है बी से, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है। जो कम अमाउंट में होगा वो क्या होगा, वो पहले खत्म होगा, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो बचा रह जाता है एक्सेस में। अब क्या पता ए मेरे पास में पूरा खत्म भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ज्यादा तेज फास्ट रिएक्शन भी कर सकता है, कम रिएक्शन भी कर सकता है। तो इस केस में जब हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंसेस की बात करेंगे तो ये मे बी इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि ये टर्म्स आपस में इक्वल हो। लेकिन ध्यान देना है, रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है, पूरी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, वो हमेशा बराबर होगी। रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा सभी कंपोनेंट्स के बराबर होगी। कैसे? उसको हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो मेरे पास में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। ये चीजें कब इक्वल हो सकती है, जब इसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम डिवाइड करेंगे, जब हमारे पास में इन सभी को हम 1 बनाएंगे। अगर यदि मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, हम इनको जब तक बराबर नहीं मान सकते जब तक इनका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 नहीं है। मतलब ये जब तक एक मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो 1 मोल बना रहे हैं, जब तक हम ये चीज नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम सभी में, जैसे मान लो सपोज करो मेरी किसी के साथ कंपैरिजन करनी है, तो मैं जब तक उसके बराबर लेवल का नहीं हूं तो मेरी कंपैरिजन नहीं हो सकती। अगर यदि मान लो सपोज करो 10 साल के बच्चे हैं, ठीक है, अगर उन दोनों में कंपेयर किया जाए कि भाई इसमें ग्रोथ ज्यादा है या इसमें ग्रोथ ज्यादा है, या इसकी मेंटल एबिलिटी ज्यादा है, किस में क्या है, तो उसको हम तब तक चेक नहीं कर सकते। एक मैं ले लूं 10 साल का, एक मैं ले लूं 30 साल का, और मैं कह दूं 30 साल का जो बच्चा है या जो आदमी है वो तो बहुत बड़ा है, उम्र में भी बड़ा है, उसके पास में बहुत ज्यादा समझ है, वो बहुत अच्छे से समझदार है, लेकिन जो 10 साल का है उसे समझ ही नहीं है, उसे कुछ नहीं है। कंपेयर करूंगा तो मैं जब तक लेवल बराबर नहीं होगा तब तक मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूं। बात क्लियर है? तो मुझे बराबर बनाना है, इसको कंपैरिजन करना है, तो मुझे बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको 1 1 1 1 बनाना पड़ेगा। 1 कैसे बना सकता हूं, 2 को 2 से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा, 5 को 5 से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा। अभी डिवाइड किया, इसका मतलब क्या किया मैंने, 2/2 इंटू 1/2 ही तो किया है, और ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास में हम इसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो ये मेरे पास 1/a आ गया। अब इसको करेंगे तो ये 1/b आ गया, ये क्या आ गया 1/c आएगा, और ये क्या आएगा 1/d आएगा। अब एक चीज, सॉरी यहां पे 1/c नहीं है क्योंकि ये तो 1/c लिखा हुआ है, 1/, ये चीज ध्यान देनी है, 1/, कई बार स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऐसे हो जाते हैं जो फ्रैक्शन में होते हैं, जो ऑलरेडी फ्रैक्शन में होते हैं, तो फ्रैक्शन में होंगे तो हम तो कर रहे हैं 1/, और 1/, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, 1/, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1/c, तो हम यहां पे इस चीज को ध्यान देंगे, यहां पे इस चीज को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है कि स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट फ्रैक्शन में तो नहीं है, अगर फ्रैक्शन में है तो उसको फ्रैक्शनल टर्म में ही मेंशन करना है। क्लियर हो गया? तो अगर मेरे को एक टर्म यहां पे और ऐड की जा सकती है, क्वेश्चन में एक और डिफरेंट टाइप की जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली है, वो यहां पे मेंशन की जा सकती है। वो क्या चीज, वो यहां पे ये चीज बोली जा सकती है कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ, डी बताओ। एक चीज आपको यहां पे भी मेंशन की जा सकती है, और वो ये कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू क्या होगी, ए की कंपैरिजन में, ए की रेस्पेक्ट में रेट क्या होगी, बी की रेस्पेक्ट में रेट क्या होगी। तो एक बात ध्यान देनी है कि रेट किसी की भी रेस्पेक्ट में पूछी जाए वो हमेशा बराबर ही होगी। ए बोलेगा, बी बोलेगा, सी बोलेगा, डी बोलेगा, क्योंकि ये तो रेट ऑफ रिएक्शन बोला है। ध्यान देना इस बात का, रेट ऑफ रिएक्शन
किसी की भी रेस्पेक्ट में पूछे, चाहे ए की रेस्पेक्ट में, बी की रेस्पेक्ट में, सी, वो हमेशा बराबर ही होगा जो रेट ऑफ रिएक्शन है। बोल वही रहे, रेट ऑफ रिएक्शन ही बोले। फर्क क्या है, वहां पे सिर्फ टर्म ऐड कर दी विद रेस्पेक्ट टू ए बी सी। इसका मतलब क्योंकि रिएक्शन तो चली हुई तो इन्हीं के साथ में है। अब थोड़ी ऐसा थोड़ी है कि रिएक्शन से अलग हो रहा है, ये कुछ अलग पार्ट हो रहा है, वो तो उसी रिएक्शन में रहे। क्लियर। अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बोले तो इसका मतलब मेरे पास डिसअपीयर हो रहे हैं बी सी डी। इस चीज को ध्यान से समझना है। क्लियर। जैसे अब मैं इसको बिल्कुल एकदम खोल के लिखने की कोशिश करूंगा कि यहां पे किस तरीके से मेंशन किया जाएगा, किस तरीके से कंफ्यूजन किया जाएगा। जैसे हमें ये बोल दिया माइनस डी ए ओवर डी टी, इस टर्म का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मीनिंग समझना है। मीनिंग क्या है, डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बोला है। क्यों? क्योंकि मेरे पास नेगेटिव साइन है, और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि वो डिसअपीयर होने लग रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, रिएक्टेंट है। बात क्लियर। तो मेरे पास वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है। अगर इसी को 1 अपॉन ए इंटू माइनस डी ए बाई डी टी बोल दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरी रेट ऑफ रिएक्शन है। या तो ये बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन है, या फिर इसी को ये भी बोला जा सकता है रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए। ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्लियर। अगर इसी में एक टर्म और ऐड कर दी डी ए बाई डी टी, अब बताओ ये चीज क्या है, ये क्या है? तो ध्यान देना है, ये केवल और केवल चेंज को इंडिकेट कर रहा है। ये किसको, कौन सी रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट है। ये किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे, ये सिर्फ चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ रेट को डिफाइन कर रहा है। ना तो ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, ना ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये सिर्फ चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास में डी ए बाई डी टी किसी भी पर्टिकुलर जगह पे जो रेट है वो ये है। इस टर्म को ध्यान देना है, इन सभी में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करोगे तो ही आपको डाउट आएगा, और वो तभी आएगा जब आप इन टर्म्स को समझोगे नहीं। डी ए बाई डी टी, अरे ये रेट थोड़ी है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस थोड़ी है। डिसअपीयरेंस कब होता, डिसअपीयरेंस तो ये रिएक्टेंट में है, तो मेरे पास जब तक इसके सामने नेगेटिव साइन नहीं आएगा तब तक ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नहीं है। ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस तभी बनेगा जब मेरे पास नेगेटिव साइन इसको इंडिकेट करेंगे। क्लियर। तो इस चीज को ध्यान से समझना है। अब इसी में अगर यदि मान लो सपोज करो ये बोल दिया होता डी बी बाई डी टी, ये लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, माइनस डी बी बाई डी टी, इसका मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी बोल रहे हैं। ये बोल दिया कि बी से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये क्या हो गया, डी बी बाई डी टी। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, या तो इसको बोल दिया रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर इसको बोल दिया रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी, ये बोल दिया। अगर मेरे पास में यहां पे ए है और इसको बी लिख दिया, तो ये क्या है, चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इन बी। बी में क्या चेंज आ रहा है उसको मेंशन करो। क्लियर हो रही है बात। अगर मान लो सपोज करो अब यहां पे प्रोडक्ट के लिए लिखना स्टार्ट करें, तो पॉजिटिव सी, तो ये क्या बन गया, डी सी बाई डी टी, डी सी बाई डी टी। और ये रेट ऑफ क्या है, अपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, सी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि सी के लिए कैलकुलेट कर रहे तो सी। ये क्या हो गया, 1 अपॉन सी, क्योंकि उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 अपॉन सी है, 1 अपॉन सी। तो हमने ये क्या लिख दिया, इसको ये भी लिख सकते हैं सी इंटू प्लस डी सी बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू सी, ये लिखा जा सकता है। और ये डी सी बाई डी टी, ये दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी, रेट और चेंज दोनों चीजें बराबर होंगी, क्योंकि यहां पे तो पॉजिटिव साइन ही है, तो ये दोनों चीजें सेम हो सकती है। क्लियर हो गई। इन टर्म्स को समझना है। विद रेस्पेक्ट टू बोल दिया, इसका मतलब ये मत समझना है कि ये तो मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन दे रहा है या कुछ और दे रहा है, क्या होगा इसका मतलब, ये चीज बिल्कुल ध्यान से समझनी है। क्लियर। जैसे अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। मान लो सपोज करो मेरे पास कोई भी एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन में हमसे बोल दिया A प्लस D gives 4C प्लस हाफ B,
और यहाँ पे हमने लिख दिया है ये हो गया 3 और ये हो गया 3/2। मान लो सपोज करो हमारी कोई भी रिएक्शन वो इस तरीके से बैलेंस हो रही है, ठीक है। इस रिएक्शन में ये बोल दिया है कि रेट ऑफ रिएक्शन, या हमसे ये पूछ लिया जाए, मान लो सपोज करो हम इसमें सबसे पहली चीज लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें दे रखी है x मोल पर लीटर पर सेकेंड। हमें ये दे दिया रेट ऑफ रिएक्शन दे रहा है x मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट करना है आपको, क्या कैलकुलेट करने, सबसे पहली चीज आपको कैलकुलेट कर रहे हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डी निकालो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी निकालो और बी निकालो। तीसरा आपको पूछ लिया रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी डी, ये निकालो। करो कैलकुलेट कि हमें क्या क्या वैल्यू मिलेगी, क्या क्या वैल्यूज आएंगी। तो हम चलते हैं कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, क्लियर, रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, क्या होता है वो 1 अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 3, और हम यहां पे लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो -dA/dt, ऐसा भी लिख सकते हो आप, इसको सीधा ये भी लिख दिया तो कोई बात नहीं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हो गया इज इक्वल्स टू, फिर क्या बन गया मेरे पास में, दैट इज 1 अपॉन 3/2, 1 अपॉन 3/2 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डी, ये आ गया, इज इक्वल्स टू, आगे चलते हैं 4, 1 अपॉन 4, क्योंकि ये तो 4 ही है तो 1 अपॉन 4 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख दिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, ये आ गया, इज इक्वल्स टू दैट इज 1 अपॉन 1/2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। ये चीज हमने मेंशन कर दी। अब यहां से हम टर्म्स निकालना स्टार्ट करते हैं। क्या चीज, सबसे पहले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या दे रखा है x 1/3, हमें तो पहली चीज निकालनी है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। मेरे को ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है मुझे। तो मेरे पास में क्या आएगा, ROD ऑफ ए क्या आएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई तो दैट इज 3x। पहली चीज मेरी आ गई, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या आ गया, दैट इज 3x, इसके लिए वैल्यू आई 3x आ गई। दूसरी चीज निकालते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डी, ROD 4D, क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां से हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरे पास ये x है 3/2, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 3/2 इधर आएगा तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू x, मेरे पास ये टर्म बन गई 3/2 इंटू x। तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या बन गई, दैट इज 3/2 इंटू x, ये बन गया। अगर मैंने यहां पे ये देखा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आएगी, इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स, तो 4x बन गया। और जब मेरे को यहां से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, तो ये आ गया 4x, और जब मैंने रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ b निकाला तो ये वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 1/2 इधर तो 1/2 इंटू एक्स, मेरे पास ये वैल्यू आ गई 1/2 इंटू एक्स। अब एक चीज बहुत 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 बारीकी से ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए एक चीज, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, किसी भी क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, आपसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछ ले, रेट ऑफ अपीयरेंस पूछ ले, कुछ भी, देखो ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, दैट इज एक्स, ये है। अगर आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछे तो वैल्यू क्या आ रही है, 3 इंटू एक्स।
रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ डी क्या रहे, दैट इज 3/2 इंटू एक्स। सी के लिए 4x, बी के लिए 1/2x। कॉमन देखो 3 के इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, 3/2 इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, 4 इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और मेरे पास में 1/2 इंटू एक्स, तो ये 1/2 इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बिल्कुल सिंपल, दिमाग लगाना ही नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैंने रिएक्शन बैलेंस कर दिए तो और रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है तो हम बहुत आसानी से रेट ऑफ डिसअपीरेंस और रेट ऑफ अपीरेंस निकाल सकते हैं। और वो क्या होगा? वो होगा मेरे पास में रेट ऑफ डिसअपीरेंस या रेट ऑफ अपीरेंस। वो क्या होगा? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका मतलब यही तो हुआ कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मेरा 3 है और उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया रेट ऑफ रिएक्शन से, तो मेरे पास में वैल्यू निकल के आ गई। वो आगे क्या? दैट इज रेट ऑफ डिसअपीरेंस। चाहे मैं वो किसी का भी रेट ऑफ डिसअपीरेंस निकालूं, चाहे मैं किसी का भी रेट ऑफ अपीरेंस निकालूं, मेरा कोई भी कंपोनेंट होगा, चाहे वो प्रोडक्ट का हो चाहे वो रिएक्टेंट का हो, बहुत आराम से और बिल्कुल डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी इसमें कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है तो हम डायरेक्टली उससे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एकदम क्लियर हो गया? पहली चीज एकदम क्लियर हो गई। मतलब हम यहां पे एक फॉर्मूला बना सकते हैं और इसको हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट कर लेना इस चीज को, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखते ही क्वेश्चन को स्टिक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो सपोज करो आपको यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन दिया होता, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा होता और बोल देता मान लो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये वैल्यू है मोल पर लीटर पर सेकेंड, वो आप अप्लाई कर देना। कैलकुलेट करो रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ ए, तो आप क्या कहते हैं 5 इंटू 3 दैट इज 15 इंटू 10⁻⁻⁴। क्या हो गया कैलकुलेट? आपको बोल दिया रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ डी, तो क्या करोगे आप 3/2 दैट इज इंटू 5 दैट इज 7.5 10⁻⁻⁴ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, देखना है स्ट्राइक करना, देखना है स्ट्राइक करना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। अपीरेंस पूछा है रेट ऑफ अपीरेंस ऑफ सी, तो क्या करोगे सी के लिए? तो क्या होगा 4 है, 4 इंटू 5 दैट इज 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अप्लाई कर दिया, क्वेश्चन हो गया। इसके लिए पूछा है तो 2.5 इंटू 10⁻⁴ आंसर। पहली चीज क्लियर हो गई, रेट ऑफ अपीरेंस, रेट ऑफ डिसअपीरेंस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में बोला है रेट ऑफ अपीरेंस, ये भी कैलकुलेट हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमें बोला है, तीसरा पार्ट क्या बोला है? रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू क्या? किसकी रिस्पेक्ट में? किसकी रिस्पेक्ट में? तो हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट इज ए, बी, सी और डी। रेट ऑफ रिएक्शन इसके रेस्पेक्ट में क्या आ रही है? इसके रेस्पेक्ट में क्या है? दैट इज एक्स। तो मेरे पास ये हो गया एक्स, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। एक्स वैल्यू, एक्स वैल्यू आ रही है। अरे रेट ऑफ रिएक्शन तो हर जगह पे कांस्टेंट है, हर जगह पे बराबर है पूरी रिएक्शन की, चाहे वो ए बोले, बी बोले, सी बोले, डी बोले, किसी की भी रेस्पेक्ट में हो, हर जगह पे फिक्स है। रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी चेंज हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन तो पूरी ओवरऑल रिएक्शन की बात हो रही है। यहां पे ये भी बोला जा सकता है या ये भी लिखा जा सकता है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो भी सेम है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। बात क्लियर है? हमारे पास में रेट ऑफ अपीरेंस, रेट ऑफ डिसअपीरेंस में भी डिफरेंट हो सकते हैं, में भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट। ठीक है, किसी की भी रेस्पेक्ट में पूछा हो वो एक्स मोल पर लीटर पर सेकेंड ही होगी। क्लियर हो गई बात? सेकेंड चीज पे आते हैं हम, जो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? मान लो सपोज करो, अब जैसे हमने रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन को मेंशन किया है, सिमिलर तरीके से अगर मान लो मैं एक और छोटी सी रिएक्शन लिखता हूं, सेकेंड क्वेश्चन, जहां पे ए गिव्स 2b, सपोज करते हैं ये है
और यहाँ पे 1 ले लिया, 1 ही है, ठीक है, 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, 3 ले लिया, ठीक है। यहां पे बोल दिया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू वाई मोल पर लीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट करो रेट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, पहली चीज तो ये कैलकुलेट करो, और दूसरी चीज कैलकुलेट करो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो हम क्या करेंगे, पहला तो हमें एक बात पता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोला हो या फिर अपीयरेंस बोला हो, कुछ भी चीज हो, चाहे डिसअपीयरेंस चाहे अपीयरेंस, इसका मतलब क्या होता है, हम क्या निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, क्या करते हैं, चाहे डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट मल्टीप्लाई इससे रेट ऑफ रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये होता है। हमें अब क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, ROD ऑफ ए दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इधर डिवाइड में ले आते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस कुछ भी दे रखे हैं, उसको अगर यदि हम स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं सॉरी, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है, न्यूमेरिकल को मतलब बिल्कुल देखते ही क्लिक करना है। तो हमारे पास में यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 3 है मेरे पास में। रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा फिर इसके लिए, यहाँ पे y दे रखा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज y/3, दैट इज y/3, ये वैल्यू आ गई। कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई। उसके बाद अगर यदि मान लो सपोज करो, अब यहां से हमें एक चीज और निकालनी है, और वो ये दूसरी चीज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी की अपीयरेंस क्या होगी, तो उसको निकालने की कोशिश करते हैं। चलो अब हमने क्या बोला है यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बराबर होती है। देखो यहां से हम निकालने की कोशिश करते हैं, क्या हमने बोला है, रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि यहाँ पे डिसअपीयर हो रहा था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का डिसअपीयरेंस क्या था, इसको हम स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, ये मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन है। दूसरी तरफ चलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जब हमारे पास में रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, यहां पे अपीयर कौन हो रहा है, बी, डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करते हैं, इसको स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, यही तो होगा। अपीयरेंस हो रहा है, डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइड कर दिया उसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, अपीयर हो रहा है बी, डिवाइड कर दिया उसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। केस नंबर 3 जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं, कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से या फिर हम ये अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। तो हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन दोनों चीजें तो बराबर होती है, किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होती है, बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो ये दोनों चीजें अगर बराबर है तो ये दोनों चीजें क्या है, आपस में बराबर है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइड करते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू इसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, और इसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ROA अपीयरेंस ऑफ बी डिवाइड करते हैं इसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये दे रखा है, ये निकालना है, इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज y, इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज 3, इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू क्या है, निकालनी है, दैट इज ROA ऑफ b डिवाइडेड बाय इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज 2। तो ROA क्या होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई इनटू y/3, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ b। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। अब मेरे ख्याल से रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कुछ भी पूछ ले, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके कितने भी न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो, बिल्कुल देखो देखते क्लिक करो, देखो देखते क्लिक करो। क्या करोगे, अगर रेट ऑफ रिएक्शन बोले
रेट ऑफ रिएक्शन बोले तो पहली चीज आप इस तरीके से, अगर रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है तो आप उससे कोई भी रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस निकालोगे तो मल्टीप्लाई कर देना स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। दूसरे केस में जहां पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना, और तीसरा तो आप उनको कंपेयर कर देना। सिंपल फंडा है, कुछ भी नहीं करने हैं। क्लियर? तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक छोटी सी ट्रिक के बारे में बात की, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को, प्रॉब्लम्स को बिना देखे हम सॉल्व करेंगे, विदाउट पेन नोटबुक। क्लियर? आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।